हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप ने हमने शुरू किया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23, रीम ग्रोस पेपर मेजरमेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 23.1 जो है नवनीत के बुक से। तो इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 22 के एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 23। अब देखो, ये जो पेपर मेजरमेंट है इसके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है। मतलब इसके जैसे आपको पता है कि मास, लेंथ और कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मास के है किलोग्राम, ग्राम और बहुत से। और फिर लेंथ के है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है कैपेसिटी के लीटर, मिलीलीटर एक्सेट्रा। तो ये हो गए स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो इनको हम स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि जैसे बनाना है, अगर आपको बनाना परचेस कर रहे हो तो आप डजन से लेते हो, है ना। जैसे हमारे यहाँ नागपुर में अगर आप संतरे लेते हो तो यहाँ पे आपको डजन से मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाहर लेते हो कहीं पे भी हो सकता है कि वो किलो से मिल जाए, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनता है फिर। तो इस तरह से है। अब जैसे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेपर मेजरमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि पेपर किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, इसके कौन कौन सी यूनिट्स है, उनका किस तरह से कैलकुलेशंस होता है। ये पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 23.1 जो नवनीत के बुक से है। उसके पहले बता दो कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो देखते हैं यहाँ पे। फिर सबसे पहले कुछ यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 1 डजन होता है 12। चाहे आप 1 डजन केले लो या 1 डजन संतरे मांगो, मीन्स ऑरेंज लो, तो आपको 12 मिलेंगे। अब ये तो सब जगह सेम है। फिर आता है 1 ग्रॉस। अब इसकी यूनिट्स है पेपर मेजरमेंट करने के, ग्रॉस है, क्वायर है और रीम है। ग्रॉस, क्वायर, रीम और डजन भी है। तो 1 ग्रॉस क्या होता है? 12 डजन। 1 ग्रॉस 12 डजन। फिर आता है क्वायर। वन क्वायर 1 क्वायर होता है 24 पेपर्स। 1 क्वायर में 24 पेपर्स आते हैं। अब 24 पेपर्स मीन्स कितने डजन हो गए? आपको पता है 1 डजन यानी 12। तो 24 पेपर्स मतलब कितने हो जाएंगे? 2 डजन। तो 1 क्वायर को हम 2 डजन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 1 रीम। 1 रीम होता है 20 क्वायर्स। 1 रीम 20 क्वायर्स। अब 1 क्वायर कितना डजन होता है? 2 डजन। तो 20 क्वायर यानी कितना डजन हो जाएगा? देखो यहाँ पे रीम का हम क्वायर में भी कन्वर्शन कर सकते हैं। 1 क्वायर 2 डजन। तो 20 क्वायर यानी कितने डजन? 20 × 2 करोगे तो हो जाएगा 40 डजन। तो यहाँ पे आपको एक और फार्मूला मिल गया, 1 रीम 40 डजन। फिर है 1 रीम का अब अगर पेपर्स में कन्वर्शन करना है तो 1 रीम डजन का पेपर में कन्वर्शन कर लो। आपको पता है 1 डजन यानी 12 पेपर होते हैं। तो 40 डजन यानी कितने पेपर होंगे? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48 और उसके सामने जीरो लगा दो तो 480 पेपर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। 1 रीम 20 क्वायर, 1 रीम 40 डजन, 1 रीम 480 पेपर्स। गॉट इट। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें आप देख लो, एक बार फिर से समझ लो। सबसे स्मॉल है यूनिट डजन, फिर उससे बड़ा ग्रॉस, उससे बड़ा क्वायर, उससे बड़ा रीम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4 डजन प्लस 3 ग्रॉस हाउ मेनी डजन? तो 4 डजन पेपर्स प्लस 3 ग्रॉस पेपर्स यानी कितने डजन होता है, ये हमें पूछा है। तो ये तो हमें 4 डजन डजन में तो दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है कि ग्रॉस का डजन में कन्वर्शन करना है। अब 1 ग्रॉस यानी कितना डजन होता है? 12 डजन। तो अब देखो, ये 4 डजन प्लस 3 ग्रॉस, 3 ग्रॉस का मतलब कितने डजन हो जाएंगे? 1 ग्रॉस 12 डजन। तो 3 ग्रॉस मतलब 3 × 12 डजन। ठीक है, यहाँ तक ये 4 डजन प्लस 4 3 जा 36। ठीक है, तो इतने डजन हो गए। कितने डजन हो गए? 40 डजन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जूली कलेक्टेड ₹10 डेली इन हर मनी बैंक फ्रॉम 12th मई टू 26 जून। तो जूली क्या करती है कि 12th मई से 26 जून तक हर दिन अपने मिनी बैंक में 10 रुपीज जमा करती है। तो क्वेश्चन ये हो गया फिर कि 12th मई से 26 जून तक उसके मनी बैंक में कितने पैसे जमा हो गए, वो पहले हम देख लेते हैं। मतलब 12th मई से 26 जून तक के, तो 12th मई से लेकर 26 जून तक कितने दिन होते हैं वो हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो 12 मई से उसने स्टार्ट किया, मतलब 12 मई को 10 रुपीज मनी मतलब वो मिनी बैंक में डाल दिए। तो उसके पहले के जो 11 डेज है वो 11 डेज उसने नहीं डाले, तो वो 11 डेज माइनस कर लो। इसमें से मई महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। देखो मई महीने में 31 डेज होते हैं, उसमें से 11 डेज माइनस कर लो तो कितने रह गए यहाँ पे, 20 डेज। तो मई महीने में उसने 20 डेज उसमें पैसे जमा किए। फिर आते हैं जून महीने तक, 1 जून से 26 जून तक फिर पैसे जमा किए। तो 1 जून से 26 जून तक कितने दिन होते हैं, 26 डेज। ये 26 डेज और ये 20 डेज, तो टोटल कितने डेज हो गए, ये हो गए 46 डेज। तो उसने 46 दिन तक 10 रुपीज जमा करके उसमें डाले, तो उसके कितने रुपीज जमा हो गए, तो उसकी जमा हो गए 46 मल्टीप्लाई 10 यानी 460 रुपीज उसके उस मिनी बैंक में जमा हो गए। अब आगे देखो, ऑल्सो शी एडेड ₹100 गिवन बाय हर अंकल। अब उसने उस मिनी बैंक में और 100 रुपीज डाले जो उसने अंकल के में दिए थे। तो 460 पहले से है, उसमें 100 रुपीज और जमा कर दिए। ठीक है, फिर एंड ₹240 गिवन बाय हर फादर, और उसके फादर ने उसको 240 रुपए दिए थे, वो भी उसने उसमें जमा कर दिए। तो उसमें और 240 रुपीज ऐड हो गए। ठीक है, अब उसने क्या किया, मतलब फादर ने तो इसलिए दी थी कि वो अपने बर्थडे पे केक ले सके। आगे क्या बोला है, शी डोनेटेड द टोटल अमाउंट टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब उसने क्या किया कि वो सारे पैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर दिए। फिर हाउ मच मनी डिड शी डोनेट टू द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब क्वेश्चन ये तैयार हो गया है कि उसने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना रुपए, कितना पैसा डोनेट किया। तो 460 रुपीज उसने खुद जमा किए थे, हर दिन 10-10 रुपए जमा करके। फिर अंकल ने उसको 100 रुपीज दिए थे। फिर फादर ने उसको 240 रुपीज दिए, और ये सभी पैसे उसने डोनेट कर दिए। तो इस कितने पैसे हो जाएंगे फिर, तो इसके लिए हम इनके एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 0, 4 + 6 10 0, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो उसने टोटल 800 रुपीज चीफ मिनिस्टर फ्री रिफॉर्म में डोनेट किए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 400 ड्रीम पेपर्स वेयर सेंट थ्रू अ ट्रक, आउट ऑफ these 2800 क्वायर पेपर्स वेयर अनलोडेड एट थाने। अब क्या होता है कि 400 ड्रीम पेपर्स ट्रक से भेजे गए। ठीक है, इसमें से 2800 क्वायर पेपर्स अनलोड किए गए थाने में। थाने क्या है, थाने इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। तो 2800 क्वायर पेपर कहाँ अनलोड किए, थाने में। अब बचे हुए जो पेपर है, एंड द रिमेनिंग वेयर अनलोडेड एट कल्याण। अब इसमें से जो बचेंगे पेपर, वो जो पेपर बचे वो पेपर अनलोड किए गए फिर कल्याण में। कल्याण इज प्लेस इन महाराष्ट्र, ओके, मतलब मुंबई के पास है। तो हाउ मेनी पेपर्स वेयर अनलोडेड एट कल्याण, तो कल्याण में कितने पेपर्स अनलोड किए ये हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 400 ड्रीम में से 2800 क्वायर पेपर को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती क्योंकि इनका यूनिट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिम का क्वायर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो रिम और क्वायर में क्या रिलेशन है, तो आपको पता है कि 1 रिम इक्वल टू होता है 20 क्वायर्स। 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर्स। अब हमारे पास कितने रिम पेपर है, 400 रिम पेपर है। देयरफॉर 400 रिम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जब भी हम 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर, तो 400 रिम इक्वल टू हाउ मेनी क्वायर, तो 400 मल्टीप्लाई 20 क्वायर। ठीक है, अब कितने क्वायर्स हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो इतने क्वायर्स पेपर टोटल है। अब इतने क्वायर पेपर में से 2800 क्वायर पेपर को अनलोड किया थाने में। तो फिर बचेंगे कितने पेपर, उसके लिए क्या करोगे आप,
8000 क्वायर पेपर में से 2800 क्वायर पेपर को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यू गेट है 0 0, यहाँ पे 7 10, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 5। तो 5200 पेपर्स रह गए। अब बचे हुए पेपर्स कल्याण में अनलोड किए, तो कितने पेपर्स अनलोड किए? तो 5200 क्वायर पेपर्स कल्याण में अनलोड किए गए। तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दिए है वो ऑप्शंस हमें सभी रिम में दिए हुए, तो 5200 क्वायर को हमें अब रिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि 20 क्वायर, ये वाला फार्मूला 20 क्वायर यानी 1 रिम, 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर मीन्स 20 क्वायर इक्वल टू 1 रिम। देखो 20 क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 रिम। अब इससे 1 क्वायर इक्वल टू कितना रिम हो जाएगा? तो देखो क्वायर का अगर रिम में कन्वर्शन करना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/20 रिम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम रिम का कन्वर्शन क्वायर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। जैसे 2 रिम इक्वल टू 40 क्वायर, 3 रिम इक्वल टू 60 क्वायर, इस तरह से। और अब जब क्वायर का कन्वर्शन रिम में करना है तो हम डिवाइड करेंगे 20 से। तो हमारे पास अभी 5200 क्वायर है, तो 5200 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा फिर रिम। अब डिवाइड करने के लिए क्यों 1 0 कैंसिल करना है इस तरह से। अब बचा क्या? 520 डिवाइडेड बाय 2 रिम। अब 520 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट हियर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0 260 रिम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये डिवीजन आप बाजू में भी कर सकते हो। या 520 का हाफ यानी 52 का हाफ हो गया 26, एक जीरो लगा दो 260। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 1 रिम पेपर 5 क्वायर्स वेयर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। 1 रिम पेपर में से 5 क्वायर पेपर को यूज किया गया। अब देखो 1 रिम पेपर में से अगर 5 क्वायर को यूज किया तो कितने पेपर बेचे वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो रिम और क्वायर का रिलेशन वो पहले देखो कि 1 रिम इज इक्वल टू क्या होता है? 20 क्वायर। सो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1 रिम इज इक्वल टू 20 क्वायर्स होता है। ठीक है, अब हमारे पास पेपर्स कितने हैं? 1 रिम है, मतलब कितने क्वायर्स है? 20 क्वायर्स है। 20 क्वायर में से कितने क्वायर यूज किए गए? 5 क्वायर। तो 20 क्वायर में से 5 क्वायर्स को माइनस कर लो तो फिर बचे कि कितने? तो यहाँ पे बचेंगे 15 क्वायर्स पेपर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। एंड 36 पेपर वेयर वेस्टेड। अब 15 क्वायर में से मतलब 20 क्वायर में से 5 क्वायर यूज किए, बचे 15, तो इसमें से कितने पेपर वेस्ट हो गए? 36 पेपर वेस्ट हो गए। तो अब क्वायर और पेपर का क्या रिलेशन है? तो 1 क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 क्वायर इज इक्वल टू होता है 24 पेपर्स। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शन दिए वो पूरे पेपर्स में दिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक तो डजन में दिया है तो देखते हैं कि आंसर पेपर में जो निकलता है हमारा वो इसमें से है या नहीं। चलो देखते हैं। 15 क्वायर यानी कितने पेपर्स हो जाएंगे? 1 क्वायर यानी 24 पेपर्स, तो 15 क्वायर यानी कितने पेपर्स? तो आप क्या करो 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो उतने पेपर्स बन जाएंगे। तो 15 4 जा 60 जा 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, तो 360 पेपर्स हो गए। तो 15 क्वायर्स यानी 360 पेपर्स हो गए। अब इसमें से कितने पेपर्स वेस्ट किए गए? 36 पेपर। तो इसमें से 36 को आप माइनस कर लो तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे रह गया 3, तो 324 पेपर्स बचेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? हाउ मेनी पेपर्स रिमेन। तो 324 पेपर्स बचे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको 324 नहीं दिया रहता और बोला मतलब आंसर अगर डजन में फाइंड करना है तो आप क्या करना था कि 324 को डजन से मतलब 12 से डिवाइड कर दें। नॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जोसेफ यूज 20 क्वायर्स आउट ऑफ 1 रिम पेपर्स फॉर जेरोक्स। तो जोसेफ ने क्या किया? 1 रिम पेपर्स में से 20 क्वायर्स पेपर को यूज किया जेरोक्स के लिए। तो उसके पास हाउ मेनी पेपर्स रिमेन विथ हिम। तो आपको क्या करना है कि 1 रिम पेपर में से 20 क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अगर आपको पता है कि 1 रिम इक्वल टू कितने क्वायर, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो 1 रिम इक्वल टू कितने क्वायर होता है? 1 रिम इज इक्वल टू होता है 20 क्वायर। ठीक है, अब 20 क्वायर में से उसने कितना यूज किया?
20 क्वायर पूरा यूज कर लिया, तो 20 क्वायर में से अगर आप 20 क्वायर को माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर 0। तो उसके बाद कोई पेपर बचेगा क्या? नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। 2400 पेपर्स इक्वल टू हाउ मेनी रीम पेपर्स? तो 2400 पेपर्स के कितने रीम होते हैं ये हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए हमने जो फार्मूलेस हमें पता है उसका यूज करते हैं। तो वन रीम का हमने क्वायर में कन्वर्शन देखा है और हमने फिर क्वायर का पेपर्स में देखा है। वो कैसे? हमें पता है कि वन रीम इक्वल टू होता है 20 क्वायर्स, ठीक है। वन रीम इक्वल टू 20 क्वायर्स। और फिर वन क्वायर इक्वल टू कितना होता है? वन क्वायर इक्वल टू होता है 24 पेपर्स, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अब 20 क्वायर का कितना पेपर्स होता है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 20 क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर 20 क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 24 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई 20 दैट इज इक्वल टू 480 पेपर्स, ठीक है। 480 पेपर्स यानी हो जाता है 20 क्वायर। इसका मतलब हो गया वन रीम इक्वल टू हो जाता है 480 पेपर्स। तो वन रीम इक्वल टू 480 पेपर्स, मतलब 480 पेपर्स इक्वल टू वन रीम। तो 2400 पेपर्स यानी कितने रीम? यही क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो 480 पेपर्स इक्वल टू क्या हो गया? वन रीम, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 2400 पेपर्स यानी कितने रीम। अब क्या करोगे आप? तो 2400 पेपर्स इक्वल टू कितने रीम? उसके लिए क्या करेंगे? 480 से 2400 को डिवाइड करो, तो यू गेट हियर 2400 डिवाइडेड बाय 48, ये हो गए 480, ये हो गए रीम। 2400 को 480 से डिवाइड करो तो पेपर्स का रीम में कन्वर्शन हो जाएगा। एक जीरो कैंसल, तो यहाँ पे कितने रह गए? अभी इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं 240 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। अब देखो 48 से इसको डिवाइड होता क्या है? देखो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 8 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है। 8 के टेबल में 0 कब आते हैं? जब 8 5 जा 40 करते हैं। इसका मतलब अगर आप 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 248 आता क्या? चेक करो। तो 48 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 8 जा 40 जा 0, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 2 24, तो 240 आ जाते हैं। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 5। तो 2400 पेपर्स यानी कितने रीम हो जाते हैं? 5 रीम पेपर्स। तो इस तरह से हमें इसको समझना है, सॉल्व करना है। तो आपको इसमें से ये बात ध्यान में रखना कि वन रीम इज इक्वल टू कितने पेपर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है ये तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। अगर याद है तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Danish has rupees 1020 in equal number of notes of rupees 50, rupees 20, rupees 10 and rupees 5. अब दानिश के पास 1020 रुपीज है। 1020 रुपीज में कौन कौन से नोट है? उसके पास 50 रुपीज के नोट्स है, फिर उसके पास 20 रुपीज के नोट्स है, फिर उसके पास 10 रुपीज के नोट्स है और फिर उसके पास 5 रुपीज के भी नोट्स है। तो जितने नोट्स 50 रुपीज के हैं उतने ही नोट्स 20 रुपीज के हैं, उतने ही नोट्स 10 रुपीज के हैं और उतने ही नोट्स 5 रुपीज के हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स है, या फिर इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं 5 रुपीज के कितने नोट्स है, 20 रुपीज के कितने नोट्स है, क्योंकि सभी नोट्स तो इक्वल नंबर है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे कि आपकी कितने नोट्स है, मतलब हर प्रकार के जैसे सेम नोट्स है तो कितने नोट्स है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करना है। क्या करना है आपको? इन सब की एडिशन करो, 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना होता है? 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 प्लस 5 85। अब क्या करना? 1020 को 85 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 1020 डिवाइडेड बाय 85, देखो 85 वन जा 85, 12 प्लस 5 यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ से कैरी किया था 1, तो यहाँ रह गए फिर 9 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 17 और एक जीरो यहाँ पे ले लिया नीचे
अब 85 टू जा होता है 170, तो कितना आंसर आ गया 12, यानी हर प्रकार के उसके पास 12 नोट है। आप इसको चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे अभी तो आंसर 2 इज करेक्ट आंसर हो गया है ना, 12 आ गया, तो अब चेक कैसे करना है, देखो 50 रुपीज के 12 नोट्स हो गए तो कितने रुपीज हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई 12, 12 फाइव 60 यानी 600 रुपीज हो गए। 20 रुपीज वाले 12 नोट है, कितने रुपीज हो गए, 12 मल्टीप्लाई 20 दैट इज इक्वल टू 240 हो गए। 5 रुपीज के 12 नोट होता है, कितने रुपीज हो गए, 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गए। और फिर 50 20 और 10 रुपीज का बच गया, 10 रुपीज के 12 नोट रहेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 12 करो, ये हो गया 120। अब इन सब की एडिशन जो है 1020 रुपीज आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, 12 जा 2, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो 1020 आ गया। इट मीन्स हमने जो आंसर फाइंड किया दैट इज करेक्ट आंसर। ये ट्रिक का यूज करना है जब इक्वल नंबर ऑफ नोट्स हो तो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जोसेफ बॉट half a dozen of pencils at the rate of rupees 3.50 per piece, यानी एक पेंसिल की कीमत है रुपीज 3.50। सो वन पेंसिल की कीमत हमें दी है रुपीज 3.50। ऐसे कितने पेंसिल उसने परचेस किए, हाफ डजन। अब 1 डजन यानी 12 पेंसिल होते हैं, तो उसका हाफ कितना होगा, 6 पेंसिल। तो 6 पेंसिल की कीमत कितनी है वो पहले हम फाइंड करेंगे। 1 पेंसिल की कीमत 3.50 रुपीज है, तो 6 पेंसिल की क्या होगी, उसके लिए आप क्या करोगे, 3.50 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करो, 35 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 35 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। तो यहाँ पे 210 लिख लिया, यहाँ पे एक जीरो था, ये जीरो लगा दो। अब डेसिमल पॉइंट देखो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दो, पहला डिजिट दूसरा डिजिट डेसिमल पॉइंट। अब देखो डेसिमल के बाद जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो 21 रुपीज के उसने हाफ डजन पेंसिल परचेस किए। आगे देखो, एंड 2 पेन एट द रेट ऑफ रुपीज 12.50। अब देखो एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेन की कीमत है 12.50 रुपीज। ऐसे कितने पेन परचेस किए, 2 पेन। तो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, 12.50 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लीकेशन करते समय भी आप क्या करो, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करो, 125 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2, कितना आया 250। एक यहाँ पे जीरो है लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लिखो 1 2, दो डिजिट के बाद है, तो 1 2 दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया, डेसिमल के बाद जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ गया यहाँ पे 25। आगे देखो क्या बोला है, इफ ही गेव रुपीज 50 टू द शॉपकीपर हाउ मच मनी वुड ही गेट बैक। तो उसने शॉपकीपर को 50 रुपए दिए तो उसको कितने रुपीज वापस मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इतने रुपीज के पेंसिल हो गए, इतने रुपीज की पेन हो गए, तो टोटल कितने रुपीज का सामान उसने परचेस किया, तो 21 प्लस 25 का, तो 5 प्लस 1 6 और 4, तो 46 रुपीज का उसने पेन और पेंसिल परचेस किया। अब उसने दिया 50 रुपीज, तो उसको कितने रुपीज वापस मिलेंगे, तो क्या करेंगे, 50 रुपीज में से 46 को माइनस कर लेंगे, तो कितना रुपीज बचेगा, 4 रुपीज। तो दुकानदार उसको कितने रुपीज वापस करेगा, 4 रुपीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 5 क्वायर पेपर्स आउट ऑफ 1 ग्रॉस आर यूज फॉर प्रिंटिंग देन हाउ मेनी पेपर्स आर रिमेन। तो 1 ग्रॉस पेपर में से 5 क्वायर पेपर को यूज किया तो कितने बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 ग्रॉस पेपर में से सॉरी 1 ग्रॉस पेपर में से 5 क्वायर पेपर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इनकी सब्ट्रैक्शन हम एज इट इज नहीं कर सकते क्योंकि इनका यूनिट सेम नहीं है, तो ग्रॉस का हमें क्वायर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो 1 ग्रॉस इक्वल टू कितना होता है, तो 1 ग्रॉस इक्वल टू होता है 12 डजन। अब ग्रॉस का क्वायर में कन्वर्शन यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है, ठीक है। इफ अब देखो 1 ग्रॉस इक्वल टू है, 1 ग्रॉस इक्वल टू होता है यहाँ पे 12 डजन पेपर्स, ठीक है। 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन, और क्वायर और पेपर्स का क्या रिलेशन है वो देख लेते फिर, ठीक है। तो 1 क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है 2 डजन, 1 क्वायर इक्वल टू 2 डजन होता है। 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन होता है, 1 क्वायर इक्वल टू 2 डजन होता है।
अब देखो अगर आपको डजन का क्वायर करना है, डजन का क्वायर, देखो 2 डजन इक्वल टू 1 क्वायर होया, यानी 1 डजन इक्वल टू क्या हो गया फिर 1 डजन इक्वल टू हाफ क्वायर। जब भी आपको डजन का क्वायर करना है तो आप 2 से डिवाइड कर लो। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस का कन्वर्शन करना है क्वायर में। तो ग्रॉस के लिए हमें दिया है 12 डजन, 1 ग्रॉस यानी 12 डजन होता है। तो देखो अभी 1 डजन यानी हाफ क्वायर हो गया, तो 12 डजन यानी कितने क्वायर, तो राइट हियर 12 डजन इज इक्वल टू कितने क्वायर होंगे। देखो 1 से जब हम मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतने क्वायर हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 12 डजन यानी 6 स्क्वायर। इसका मतलब 12 डजन यानी क्या होता है 1 ग्रॉस। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्रॉस इक्वल टू कितना हो गया 6 स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखना, 1 ग्रॉस इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब देखो 1 ग्रॉस में से 5 स्क्वायर को माइनस करना है, 1 ग्रॉस यानी 6 स्क्वायर होता, और उसमें से 5 स्क्वायर को माइनस कर लो तो कितना रह गया फिर 1 क्वायर पेपर रह गया। यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मेनी पेपर रिमेन, 1 क्वायर पेपर रह गए, लेकिन आंसर हमें पेपर में फाइंड करना है, क्वायर में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वायर का कन्वर्शन फिर पेपर में करना पड़ेगा। तो 1 क्वायर इक्वल टू कितना पेपर होता है 24 पेपर। यह हमने सीखा है कि 1 क्वायर इज इक्वल टू 24 पेपर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब कितने पेपर्स रिमेन रह गए 24। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 is correct answer. Next we will see question number 10. Pradeep has rupees 10,080 in which 500 rupee notes are 1/4 the number of 100 rupee notes. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रदीप के पास 10,080 रुपीज नोट्स है, 10,080 रुपीज उसके पास नोट है। अब उसमें 500 के नोट्स है। ठीक है, 500 के कितने नोट्स है, जितने 100 के नोट्स है उसका 1/4। 1/4 मतलब क्या हो गया 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज के जितने नोट है उसका 1/4 यानी चौथा पार्ट। मान लो 100 रुपीज के उसके पास अगर 8 नोट है तो उसका 1/4 कितना होगा, 8 को 4 से डिवाइड करो 2, 500 रुपीज के उसके पास 2 नोट हो गए। इस तरह से फिर आगे बोला है द 50 रुपी नोट्स आर हाफ द नोट्स ऑफ 100 रुपी। अब इतने रुपीज में उसके पास कुछ 50 रुपीज के नोट्स है, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स है, तो 50 रुपीज के नोट्स है, जितने 100 रुपीज के नोट्स है उसके हाफ, हाफ मतलब 1/2 लिखते हैं हम, तो हाफ ऑफ 100 रुपीज नोट्स। आप कैसे फाइंड करोगे आप, जैसे मान लो कि उसके पास 100 रुपीज के 20 नोट है, तो 20 का हाफ कितना हो गया 10, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे हाफ। ठीक है, 100 रुपए के जितने नोट्स है उसका। फिर आगे देखो एंड 1 रुपी नोट्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, और उसके पास 1 रुपीज के भी नोट्स है इसमें, और 1 रुपीज के कितने नोट्स है ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो 100 रुपीज के जितने नोट्स है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यानी 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई रुपीज 100। 100 रुपीज के जितने नोट्स है उसका 2 टाइम्स नोट्स उसके पास है 1 रुपीज के। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा आगे, मतलब ये होगी जानकारी, फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स दैट प्रदीप हैज। अब देखो 500 रुपीज के नोट्स 100 रुपीज के 1/4 टाइम्स है, 50 रुपीज के नोट्स 100 रुपीज के हाफ टाइम्स है, और 1 रुपीज के नोट्स 100 रुपीज के 2 टाइम्स है। लेकिन 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं वही पता नहीं है, वो कैसे फाइंड करना। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑप्शंस का यूज करके करो या फिर एक दूसरी मेथड वो फाइल में समझाता हूँ। ऑप्शंस का यूज करके करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कैसे, अब देखो पहला 100 रुपीज के नोट्स क्या उसके पास 20 है, या 30 नोट्स है उसके पास, या 40 नोट्स है, या 50 नोट्स है, हमें पता नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान लेते कि 100 रुपीज के 20 नोट्स है, 100 रुपीज के कितने नोट्स है उसके पास 20 नोट्स है, तो 500 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे फिर 500 रुपीज के उसका 1/4, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर लो, तो 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखो 500 रुपीज के 5 नोट्स है, तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, इसके सामने 2 जीरो लगा दो यानी 2500 रुपीज हो जाएंगे। फिर देखो अब 100 रुपीज के 20 नोट्स है, अब देखो कि 50 रुपीज के कितने नोट्स है फिर उसके पास, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स है, जितने 100 रुपीज के नोट्स है उसका हाफ,
और हम बोल रहे कि 100 रुपीज के 20 नोट्स है, तो 20 का हाफ हो गया 10, तो उसके पास 50 रुपीज के 10 नोट है, मतलब उसके पास फिर कितने रुपीज हो गए, 50 मल्टीप्लाई 10, यानी 5 के सामने 2 जीरो लगा दो, इतने रुपीज है 50 रुपए के। ठीक है, फिर 1 रुपीज के कितने नोट्स है वो फाइंड करेंगे। 1 रुपीज के ट्वाइस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज के कितने नोट्स है 20, उसका ट्वाइस यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 40, यानी 1 रुपीज के कितने नोट्स हो गए 40 नोट्स। अब 1 रुपीज के 40 नोट्स है, मतलब कितने रुपीज हो गए 40 रुपीज, ये 40 रुपीज हो गए। अब इन तीनों की एडिशन आनी चाहिए 10,080। ठीक है, और इसमें एक और ऐड करेंगे 100 रुपीज के नोट्स। देखो ये 2500 हो गया, प्लस 500 हो गया, प्लस 40, और 100 रुपीज के कितने नोट्स है 20, तो 100 को अगर 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 100 रुपीज के 20 नोट्स है तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 के सामने 1 2 3 जीरो लगा दो, तो इसमें ऐड करेंगे हम 2000 और ऐड कर देंगे, तो इन सब की एडिशन आनी चाहिए 10,080। आती क्या है 0 4 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1 5, नहीं आती है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखते हैं क्या सेकंड आंसर सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया, सेकंड ऑप्शन देखो। अब मान लेते कि उसके पास 100 रुपीज के 30 नोट है, तो 100 रुपीज के अगर 30 नोट है तो 500 रुपीज के कितने नोट हो जाएंगे 30 का 4 टाइम्स, यानी 30 को 4 से डिवाइड करो, तो इसका आंसर तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन में आएगा। तो 500 का कोई भी नोट ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होता, आधा आधा तो नोट नहीं होता है ना, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन में। मान लेते कि उसके पास 100 रुपीज के 40 नोट है। अब 100 रुपीज के अगर 40 नोट है तो 500 रुपीज के कितने नोट हो जाएंगे 40 का 4 1/4 टाइम्स, यानी 40 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है 10, तो 500 रुपीज के उसके पास 10 नोट है, तो कितने रुपीज हो जाएंगे 500 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 500 के सामने एक जीरो आ गया है, तो कितने रुपीज हो गए। ठीक है, फिर देखो 50 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे उसके पास, जितने 100 रुपीज के नोट्स है उसका हाफ, 100 रुपीज के कितने नोट्स है 40, 40 का हाफ कितना हो जाता है 20, तो उसके पास 50 रुपीज के 20 नोट है, तो 50 रुपीज के 20 नोट यानी कितने रुपीज हो जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, उसके सामने एक और एक दो जीरो लगा दो, 1000 हो गया। अब उसके पास 1 रुपीज के कितने नोट्स है, जितने 100 रुपीज के नोट्स है उसका 2 टाइम्स, 100 रुपीज के कितने नोट्स है 40, उसका 2 टाइम्स कितना होता है 80, यानी 1 रुपीज के उसके पास 80 नोट है, तो ये कितने रुपीज हो जाएंगे 1 रुपीज के 80 नोट्स मतलब 80 रुपीज हो गए। ठीक है, और 100 रुपीज के कितने नोट्स है 40, तो 100 रुपीज के 40 नोट्स है ना, जो हमने सपोज मतलब लिया था ऑप्शन, तो 100 रुपीज के 40 नोट्स यानी कितने रुपीज हो जाते हैं, 4 के सामने 3 जीरो लगा दो, तो 1 2 3 इतने रुपीज। ठीक है, अब इन सब की एडिशन आनी चाहिए 10,080, अगर आती है तो ये आंसर करेक्ट है। एडिशन किसकी किसकी करेंगे 5000, फिर है 1000, फिर है 80 और फिर है 4000, इन सब की एडिशन करो तो क्या मिलेगा 0, यहाँ पे 8 0 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, आंसर आ गया 10,080 रुपीज, जो हमारा शुरू का ये था, मतलब इतने रुपीज उसके पास थे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब चाहे आप इस तरह से करो, अब इसमें थोड़ा टाइम गया है, लेकिन इसके अलावा और एक मेथड है जिससे आप इसको कर सकते हो, वो कैसे देखो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली समझा के देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ गया कि कौन से टाइप के कितने नोट है इसमें, है ना। अब मान लेते कि अब हमें फाइंड करना 100 रुपए की कितने नोट्स है, हमें पता नहीं, मान लेते कि 100 रुपीज के एक्स नोट है, कितने नोट्स है जो पता नहीं होता उसके लिए हम एक अननोन क्वांटिटी जो है उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल आपको लिए वर्ड नया है तो आप उसको लेटर्स का यूज करो, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी जो अल्फाबेट है उसका यूज करो। मान लेते कि उसके पास 100 रुपीज के एक्स नोट है, 100 रुपीज के कितने नोट्स है एक्स नोट है, तो कितने रुपीज हो जाएंगे 100 रुपीज की एक्स नोट, जैसे 100 रुपीज के 2 नोट है तो कितने रुपीज होते हैं 200, 100 रुपीज के 3 नोट है तो कितने रुपीज होते हैं 300, वैसे ही 100 रुपीज के एक्स नोट है तो कितने रुपीज हो जाएंगे 100x, 100 इंटू एक्स मतलब 100x रुपीज हो गए। ठीक है, अब 100 रुपीज के अगर एक्स नोट है तो 500 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे उसके पास, 100 रुपीज के एक्स नोट है 500 रुपीज के कितने होंगे उसका 1/4 टाइम्स, मतलब उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो x/4 ये हो गया उसके पास 500 रुपीज के नोट्स। तो
500 रुपीज के अगर 2 नोट्स रहते हैं तो 500 इंटू 2 करते हैं हम, तो उतने रुपीज हो जाते हैं। तो 500 रुपीज के अगर 1/4 नोट है तो कितने रुपीज हो जाएंगे? तो आप क्या करोगे, 500 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करो, आप 4 से 500 पे डिवाइड कर लो। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, रिमेन 1 0, 4 2 जा 8, रिमेन 2 0, 4 5 जा 20, 125 आ गया। तो 125 और ये x देखो, 4 1 जा 4 और 125 जा। तो 500 रुपीज के जितने नोट्स है वो सब मिलाकर कितने रुपीज बनते हैं? 125 रुपीज बनते हैं। अब देखो 50 रुपीज के हाफ नोट्स है, जितने 100 रुपीज के नोट्स है उसका हाफ। तो अब देखते हैं कि 50 रुपीज के उसके पास कितने नोट बनते हैं। 100 रुपीज की एक्स नोट है तो उसका हाफ क्या होगा, उसको 2 से डिवाइड करो, तो x/2 नोट हो गए 50 रुपीज के। मतलब कितने रुपीज हो जाएंगे? तो वो रुपीज हो गए 50 मल्टीप्लाई x/2 रुपीज। दैट इज इक्वल टू 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25x। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नीचे। ठीक है, इक्वल टू 25x रुपीज। ये हो गए 50 रुपीज के जितने नोट्स है उसके रुपीज। अब है 1 रुपीज के नोट्स। 1 रुपीज के उसके पास कितने नोट्स है? जितने नोट्स 100 रुपीज के है उसका 2 टाइम्स। 100 रुपीज के कितने नोट्स है? x, उसका 2 टाइम्स यानी 2x। तो इसके कितने रुपीज बन जाएंगे? 1 इंटू 2x मतलब 2x रुपीज। ठीक है, अब देखो 100 रुपीज वाले मिलाकर इतने रुपीज है, 500 रुपीज वाले सब मिलाकर इतने रुपीज है, 50 रुपीज वाले मिलाकर सब इतने रुपीज है, और 1 रुपीज मिलाकर इतने रुपीज है। इन सबके अगर आप एडिशन करोगे तो आपको 10,080 मिलना चाहिए। तो एडिशन करेंगे, 100x प्लस 125x प्लस 25 अपॉन एक्स। अपॉन एक्स कैसे आ गया यहाँ पे? यहाँ अपॉन एक्स नहीं रहेगा, 25 इंटू एक्स रहेगा। ठीक है, 25x, 25x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,080 रुपीज। ये हो गया टोटल अमाउंट। अब इन सब की यहाँ एडिशन करेंगे, 100 प्लस 125 125 और 225, 225 प्लस 25 250, 250 प्लस 2 252। ये हो गया 252x इक्वल टू 10,080। अब देखो 250x मतलब होता है 250 मल्टीप्लाई एक्स। ये उसी तरह से हो गया जैसे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता। तो उसके लिए आप क्या करते हो, 6 को 3 से डिवाइड करते हो, है ना। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है, इसका मतलब 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 6 आता है। ये वैसे ही हो गया, 252 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 252 से डिवाइड करोगे, हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10,080 डिवाइडेड बाय 252। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, और यहाँ तो ये 0 को छोड़ के ये यहाँ 2 है, क्योंकि टेबल में 8 है, 2 4 जा। अगर 252 का हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो इतना आता है, तो 1008। तो 252 मल्टीप्लाई 4 करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10 जा, 4 5 जा 20 जा 0, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 10, 1008 आ गया, 1008। तो क्या हो गया यहाँ पे, 252 1 जा और 252 4 जा। यहाँ पे करेगा ये 4 और ये 0, तो ये क्या हो गया 40। इसका मतलब उसके पास 100 रुपीज के कितने नोट है? 40 नोट है। आप चाहे तो इस ऑप्शंस का यूज करके करो या फिर सिंपली इस तरह से करो। गॉट इट?